वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं जॉफ्री चौसर का इंट्रोडक्शन। और अगली वीडियो में जैसे कि आपके सामने ये नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन में, चौसर एज अ पोइट, हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो फोकस किया जा रहा है वो चौसर को उसकी लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। और स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ पाते, बाज़ का तो उनको समझ नहीं आती कुछ वर्ड्स की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइन वाइज बोल के बताता जाऊँ, इसके तर्जुमा उर्दू भी करता जाऊँ और आसान उर्दू बोलूँ ताकि जो हमारे भाई नहीं समझ पाते अल्फाज को वो भी समझ सकें। तो कोशिश करते हैं कि आज की इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे जॉफ्री चौसर की इंट्रोडक्शंस के हवाले से। जॉफ्री चौसर हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वॉज बॉर्न इन लंदन। इसकी डेट में थोड़ा सा डाउट है, कुछ जगहों पे इसको 1341-42 भी लिखा हुआ है। तो 1314 में ये पैदा हुआ है और एग्जैक्ट ये 14 को मर गया है। तो 1340 में इसकी पैदाइश होती है। ये ऑलमोस्ट मिड ऑफ द 14th सेंचुरी है। अब ये लंदन में पैदा हुआ, यानी लंदन जो है ये इट इज़ द मिड ऑफ इंग्लैंड। मिड इस हवाले से कि ये एक सेंटर माना जाता है हर लिहाज से, कल्चरल लिहाज से और इंग्लैंड के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस हवाले से, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है, शहर भी है। अभी हम बात करते हैं कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और ये पैदा हुआ लंदन में और ये 1314 को। और मुख्तलिफ जो हमारे पास पहुंची हैं डेट्स, जो राइटर्स लिखते रहे, जो हिस्टोरियन लिखते रहे, तो वो 1341 भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 1342 भी लिखा हुआ है। सो इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। बहरहाल आप 1340 लिखें, 41 लिखें या 42 लिखें, या फिर आप 1340 लिख के उसमें स्लैश डाल के थोड़ा सा कॉमा दे के और फिर इस तरह की स्लैश डाल के आप उसको बता सकते हैं कि चौसर 1340 और या फिर 1342 या 41 में पैदा हुआ। 41-42 भी आप लिख सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट 14 को मरा है, तो 14 के बाद जो है वो 15th सेंचुरी शुरू होगी। तो इसका जो असर था वो 15th सेंचुरी में भी रहा। ही वॉज द सन ऑफ जॉन चौसर। इसके बाप का नाम जॉन चौसर था। विंटनर, विंटनर का मतलब जो शराब कशीदा करता है, शराब बेचने का कारोबार करता है, उसे विंटनर कहते हैं। तो ये जो शख्स है ये शराब कशीदगी का काम करता था और इसका अपना एक इन था, सराय था, अपना एक शराब का होटल था, बार थी, जिसमें चौसर भी बैठा करता था। Who earned a fortune despite being born in the peasant class। लाइन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं हम। चौसर की बहुत ज़्यादा इज्जत इसके बाप की थी, हालांकि वो एक किसान के घराने में पैदा हुआ। वो एक किसान था और उसका जो दर्जा था वो किसानों वाला था। और हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पीजेंट रिवोल्ट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात कि इंग्लैंड में क्या होता रहा माजी में। तो उसने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल की। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, बीइंग बॉर्न इन द पीजेंट क्लास, कि ये एक किसानों की दर्जे में पैदा हुआ और फिर भी इसने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई। जॉफ्री चौसर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ एज अ सिविल सर्वेंट। लाइन नंबर 5 तक पहुँच गए हम। जॉफ्री चौसर ने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, अपनी जो एडल्ट लाइफ है यानी अपनी जवानी का ज़्यादातर जो अरसा है इसने गुजारा सिविल सर्वेंट में, यानी ये सरकारी अफसर रहा। सर्विंग अंडर 3 सक्सेसिव किंग्स, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जब डेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि इनकी कौन कौन सी डेट्स थी, एडवर्ड की, रिचर्ड की और हेनरी की। इस पर भी अलग से बात होगी। और मज़े की बात यह है कि चौसर ने इन तीनों बादशाहों के अंडर काम किया। अब इसमें लिखा हुआ है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है जानशीन, एक के बाद दूसरा आने वाला, और 3 सक्सेसिव लगातार आने वाले जो बादशाह थे इस सब के अंडर चौसर ने काम किया। ही वॉज क्लोज टू द किंग्स, ये बादशाहों के बड़े करीब रहा। बट समटाइम्स हिज बिलीव्स वर एट ऑड्स विद देम, लेकिन इसकी बन नहीं पाती थी कि ये जो समझता था चौसर का कोई और अंदाज़ होता था, चौसर की जो गुफ्तगू होती थी या इसका
जो तर्ज अमल होता, यानी ये कहता कुछ और इसकी बन नहीं पाती। यानी आप यूँ कह लें कि बहुत कम ये बादशाह और चौसर में कोई एग्रीमेंट होता है, यानी दोनों किसी बात में मुतफिक ना होते थे, हालांकि उनके अंडर काम करता रहा। इसके बाद हम देखते हैं एज अ पर्सन, 8th लाइन में हम पहुंच गए हैं। एज अ पर्सन चौसर वॉज अ जॉली एंड प्लेजेंट मैन विद अ जेनियल सेंस ऑफ ह्यूमर। यही सेंस ऑफ ह्यूमर हमें इसकी पोइट्री में भी नज़र आती है, प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स में। तो चौसर अगर इसको बजाते खुद देखें तो ये बड़ा जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन था, खुशबाश था, यानी ये कोई सड़ू नहीं था, सड़ियल जिसे हम कहते हैं वो नहीं था। तो ये बड़ा जॉली सा बंदा था, जो शख्स इससे बात करता वो इससे बात करके खुश होता, ये इसकी हिस्ट्री में हमें नज़र आता है। एंड प्लेजेंट मैन, बड़ा खुशबाश आदमी, जिसे हम कहते हैं कि हंसमुख था ये, विद अ जेन्युइन सेंस ऑफ ह्यूमर। और इसका जो अंदाज़े बयां होता, यानी यूँ समझ लीजिए कि जब ये बात करता या ये जब किसी के साथ इसकी बैठक होती तो ऐसे बातें करता जैसे बहुत अपनाइयत है इसके अंदर, तो उस चीज़ को कहा गया है जेन्युइन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी, यानी मजाक करने की हिस्स जो थी, वो बड़ी खुशबाश थी। ही वॉज अ टॉलरेंट, सिंपैथेटिक एंड वेल बैलेंस्ड मैन, दैट वाज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ चौसर। ही वॉज अ टॉलरेंट, ये चीज़ों को बर्दाश्त भी करता था, और सिंपैथेटिक था, यानी हमदर्दियाँ बरतता था लोगों के लिए भी, अपने मुआशरे के लिए भी, और बिलखसूस जो इसके इर्द गिर्द लोग थे उनके लिए भी। एंड वेल बैलेंस्ड मैन, यानी एक भरपूर तवाज़न वाला शख्स था। ऐसा शख्स नहीं था कि जो माकूल शख्स ना हो, यानी एक बंदा होता है जिसको लोग पसंद नहीं करते और कहते हैं कि ये नहीं है, इसका कोई मज़ा नहीं है, और एक शख्स होता है जिसको लोग पसंद करते हैं। तो चौसर जिनको लोग पसंद करते हैं उनमें इसका शुमार होता है। एंड दीज क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट इन हिज लिटरेरी वर्क, तो इसके लिटरेरी वर्क में भी हमें ये सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। चौसर के तमाम मामलात हमें नज़र आते हैं, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पहले पैराग्राफ में जो लिखा है इसकी समझ आ गई होगी। इसका तर्जुमा मैंने साथ साथ कर दिया, ना सिर्फ तर्जुमा किया बल्कि समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग किंग एडवर्ड्स रूल, जब किंग एडवर्ड का दौर था, ही आल्सो सर्व्ड अब्रॉड एज अ सोल्जर and was taken as a prisoner in the war between England and France in 1359 and was released in 1360 on ransom। तो हुआ ये कि जब बादशाह एडवर्ड का दौर था, ये एडवर्ड 3 की बात हो रही है, तो ही वॉज आल्सो सर्व्ड अब्रॉड, ये बाहर के मुल्क में चला गया और इसने सिपाही बन के इंग्लैंड के लिए काम किया, अपने बादशाह के लिए जंगें भी लड़ता रहा ये। एंड वॉज टेकन एज अ प्रिजनर, उसको कैदी के तौर पे पकड़ लिया गया और उसको कैदी बना लिया गया, और फ्रांस की आर्मी ने इसको कैदी बनाकर इसको ले गए। इन द वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1359, यानी ये 1360 के लगभग जो है ये शख्स 1360 की दहाई में ये कैदी बना, और फिर इसको छोड़ दिया गया। ही वॉज रिलीज्ड, इसको छोड़ दिया गया इन 1316, 1 साल ये जेल में रहा लगभग, और इसको छोड़ा कैसे गया? ऑन रैंसम। रैंसम कहते हैं फिदिये को। फिदिया ये होता है कि आप जी पैसे दें, जो इनके चार्जेस हैं ज़मानत वगैरह के, वो दें और जाएं। तो चौसर को पैसे देकर रिलीज़ करवाया गया। शॉर्टली देर आफ्टर ही एंटर्ड द किंग सर्विस, और जैसे ही रिलीज़ हो गया दोबारा बादशाह के काम में लग गया, और बादशाह की जो एक टीम है उसका ग्रुप का फ़र्द बन गया। बाय 1366 ही हैड मैरिड फिलिप पैन, और इसने फिलिप पैन से शादी की, और 1366 में इसकी शादी होती है। हु हैड आल्सो बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द काउंटेस ऑफ अल्स्टर, और इसकी जो बीवी थी वो भी जो काउंटेस होती थी अल्स्टर की, उसकी नवाबा जिसे हम कहते हैं, तो उसकी ये मुलाजिमा बनी, तो उसके साथ इसकी शादी हुई। गौर कीजिएगा। 1373 ही वॉज अपॉइंटेड एज कस्टम ऑफिशियल फॉर द पोर्ट ऑफ लंदन, यानी लंदन की पोर्ट के लिए, लंदन का जो बंदरगाह होती है उसके लिए इसको कस्टम ऑफिसर बना दिया गया। आल्दो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1386, तो 1386 को ये पार्लियामेंट का रुकन भी बना। और ये जो रुकन तो बना, एक तो पहले इसको ऑफिशियल बनाया गया पोर्ट का, यानी वहाँ पे ये अफसर बना, उसके बाद ये पार्लियामेंट में चला गया और 1386 में ये पार्लियामेंट में जाता है। मगर यही साल इसके लिए मुसीबतों का भी अंबार लेके आता है। येट
ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिफिकल्ट पीरियड फॉर चौसर। तो चौसर के लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं वो इसी पीरियड से शुरू होते हैं। ही आइदर रिजाइंड और वॉज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ कस्टम ऑफिशियल। कहा जाता है कि चूँकि चौसर चूँकि पार्लियामेंट में चला गया था, तो शायद वाली बात कही जाती है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इट वाज वेरी लॉन्ग अगो। तो जो हतमी बात ये है जो बुक्स में लिखी हुई है वो ये है कि चौसर ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया था या इसको रिमूव कर दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, येट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो इसको कस्टम की ड्यूटी से निकाल दिया गया या इसने इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया। ही आइदर रिजाइंड और वॉज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ कस्टम ऑफिशियल। एक तो उसको ये मसला बना। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा मसला बना वो ये था, हिज वाइफ डाइड बाय 1387, यानी इसकी जो शादी है वो 1366 में हो रही है और 1387 में इसकी बीवी जो फिलिपा पेन है उसकी मौत हो जाती है। एडिशनली ही वॉज नॉट रिटर्न टू पार्लियामेंट। और ये तीसरी बात हमने पढ़ी वो ये है कि दोबारा फिर ये पार्लियामेंट में भी ना जा सका, यानी पार्लियामेंट से भी ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो ये तीन बड़े हमें जो झटके हैं वो नज़र आते हैं चौसर की लाइफ में यहाँ पर, यानी ये उसके साथ मामलात हुए। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द किंग एडवर्ड रिचर्ड टू, यंग किंग रिचर्ड टू, सॉरी इसमें एडवर्ड का नाम ले लिया गया, हालांकि यंग बोला जाना चाहिए था। बहरहाल ड्यूरिंग द रूल ऑफ द यंग किंग रिचर्ड टू, जब एक नौजवान बादशाह आता है किंग रिचर्ड टू इन 1389, तो इसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स। तो इसको बादशाहों के बादशाह के काम के लिए जो उसके अमूर थे, काम थे, उसके लिए इसको एक क्लर्क के तौर पर जॉब दी गई। बट ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन 1391। मगर बदकिस्मती इसके साथ ये हुई कि 1391 को इसको इसकी जॉब से निकाल दिया गया। However, King Henry IV later confirmed Chaucer's grants from Richard and added an additional annuity in 1399। अब बाद में हेनरी आता है, तो पहले जो था इसको रिमूव कर दिया गया था, इसको ये भी एक झटका लगा। ये 4 प्रॉब्लम्स हो गई जो चौसर को फेस करना पड़ी और शादी के बाद जो बड़े मामलात इसके ख़राब हुए। लेकिन जब बाद में इसकी आखिरी दौर में चौसर की एज के आखिरी फेज़ में हम देखते हैं कि जैसे ही किंग हेनरी आता है तो वो इसको आके इसके जो वाजबात इसको मिलते थे, पैसे वगैरह मिलते थे, उसने आके बहाल कर दिए जो डिसकंटिन्यूड हो गए थे। तो चौसर को वो तमाम जो अलाउंसेस थे वो मिलना शुरू हो गए, बल्कि उसने इसके लिए एक एडिशनल एनुइटी भी कायम कर दी, यानी इसको जो सालाना रकम मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो भी इसके लिए उसने भी उसकी तोसी कर दी, यानी कहा कि इसको दिए जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे बात की गई कि इसको सालाना जो वजीफ़ा है वो दिया जाए, और ये 1399 को ऐसा हुआ। वो अलग बात है कि ये अक्टूबर 25 को ये 14th सेंचुरी में मर जाता है। चौसर डाइड ऑन अक्टूबर 25 1400 एंड वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे। वो जगह का नाम है जहाँ कब्रिस्तान है, इसको दफन किया गया। एंड ऑनर ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर रॉयल्टी। उस जगह की, उस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि वहाँ पर ज़्यादा जो रॉयल मेंबर्स होते हैं, शाही ख़ानदान के अफराद होते हैं, उन्हीं को दफनाया जाता है। मगर चौसर को भी वहाँ पे दफनाया गया, ये इसको एक ऑनर दिया गया। हिज टॉम बिकेम द सेंटर ऑफ व्हाट इज़ नाउ नोन एज पोइट्स कॉर्नर। और जहाँ इसकी कब्र है उस जगह को आज भी देखा जा सकता है, और उस जगह का ख़ास नाम जो रखा गया है वो रखा गया है पोइट्स कॉर्नर, यानी शायर का कोना। तो ये है चौसर का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, और इसके अलावा आप कमेंट में लिखिए कि अगर मज़ीद आप इंट्रोडक्शन इसके हवाले से मज़ीद बातें जानना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। और अगर कोई और चौसर के हवाले से आप लेक्चर की फरमाइश करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बन जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।